नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरजी स्टडीज़ नामक चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले इंट्रो होता क्या है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले अगर हमें इंट्रो ही नहीं पता होगा तो आगे के बारे में पता क्या करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पे करते हैं इंट्रो से। देखिए इंट्रो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या होती है। तो आप सब लोग ये तो जानते होंगे ना, समकोण त्रिभुज क्या है। और नहीं जानते हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, समकोण त्रिभुज भी से नहीं पता हो। सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा जितने सारे भी एंगल ऐसे होंगे जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। यानी ये जो ट्रायंगल हमने बनाया यहाँ पे ए बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है। देखने से लग रहा है कि ये बी जो है इसमें 90 डिग्री होता है। तो अब बात करते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्री से क्या रिलेशन है, क्या यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में आखिर इसका। तो बात करते हैं इसके इंट्रो की। इंट्रो, सबसे पहले इंट्रो में बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कहीं से तो आया होगा ये वर्ड, एक कोई वर्ड ऐसे थोड़ा नहीं बोल के कि कोई बोल दिया बन गया। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसकी शुरुआत तीन ग्रीक वर्डों से मिलकर हुई है। तो वो तीन ग्रीक वर्ड है क्या क्या, तो वो आपको बता रहे हैं। पहला वर्ड है ट्री, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। ट्री का मतलब तो आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कई बच्चे। ट्री का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन जो होता है इसका मतलब होता है माप। यानी तीन भुजा माप। अब इसमें तीन भुजा भी होती हैं और तीनों की माप लेंगे तो तीन भुजा माप हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताना है तीन भुजा माप। अब ये होता है कि क्या यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, इस त्रिभुज के हिसाब से क्या यूज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का। तो एक सरल परिभाषा दी जाती है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ या बोल के बता दूंगा। परिभाषा ये होती है कि जो त्रिभुज होता है उसकी किन्हीं तीनों भुजा होती है। ये त्रिभुज है, माना त्रिभुज ABC, ये कोण थीटा और ये कोण 90। थीटा या कोई भी एंगल मान सकते हैं, या थीटा माने, अरे सॉरी फाई बना दिया मैंने, वो थीटा माने या ABC, जो भी आपको मानना मान सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा 90 ABC त्रिभुज में होते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड क्या करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री काम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का काम होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच तो संबंध बता सकते थे कि तीनों भुजाओं के बीच में पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी है कि AB स्क्वायर AB प्लस BC, गलत हो गया वो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। ये हमने पढ़ा कि तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है। तीनों एंगल के बीच में भी हमने संबंध पढ़ा था प्रमेयों के हिसाब से, त्रिभुज वाली जो प्रमेय होती हैं। अब हमें पढ़ना, अगर ये कहना पड़े कि इसकी भुजा और इसके एंगल के बीच में क्या संबंध है, तो हम कैसे पता करेंगे। इसका कोई ना कोई थ्योरम होती है, ना कोई प्रमेय होती है। तो उसे प्रूव करने के लिए हमें क्या दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमें जो परिभाषा बताएगी, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ये होता है कि मेन जो डेफिनेशन होती है कि जो उसकी तीनों भुजा और इसके एंगल, तीनों भुजाओं के सामने का जो एंगल होता है उसके सापेक्ष जो अनुपात होता है, तो तीनों भुजाओं और तीनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें फिर से एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ये A, ये B और ये C, ये 90। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि इंट्रो में बताया कि जो इसकी भुजाएं होती हैं AB BC और AB, इनके और इनके जितने एंगल होता है, इनके बीच में संबंध दर्शाने के लिए हमें
जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो तभी हमने बताया था शुरू में कि किसी त्रिभुज के एंगल्स, जितने भी एंगल्स होते हैं और उनकी भुजाओं दोनों के बीच में पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए हमें जिस अनुपात की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए होता क्या है, इसकी मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से आप सब लोग। त्रिभुज की 3 भुजाएं, सब जानते हैं त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है, तो ये बताने जरूरत नहीं है आप लोगों को। त्रिभुज की किन्हीं 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाएं, अब वो 2 भुजा कोई भी हो सकती हैं। जैसे त्रिभुज की मैंने भुजा ले ली CA या AB, तो कोई भुजा ले सकते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने ले ली AB और AC, तो इन दोनों भुजाओं का इस पूरे त्रिभुज का जो न्यून कोण होगा, अब वो त्रिभुज का न्यून कोण हमने थीटा माना है। यहाँ पे न्यून कोण तो आप लोग जानते होंगे, जानते ना, हाँ, तो न्यून कोण वो होता है जो 90 से कम होता है, वो न्यून कोण होता है। तो इसका इन दोनों किसी भी त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का इसके न्यून कोण के सापेक्ष जो अनुपात निकाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब ये अनुपात जैसे अब हम बता रहे हैं इसके थीटा के सापेक्ष निकालेंगे, AB AC, इसे 3-4 नामों से जाना जाता है, 3 नामों से खासकर जाना जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कह सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कह सकते हैं, वृत्तीय फलन कह सकते हैं। तो इसी प्रकार अब ये अब बात करना है मुझे कि ये होते कितने प्रकार के हैं। यहाँ से चालू होती है आपकी मेन ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो यहीं से चालू होते हैं। तो अब बात करेंगे, अब ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वही आगे जाके इंटर तक आपको मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही सारे होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें पूरे में। तो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। आप लोग तो जानते हो, या जो भी नहीं जानते वो आप जान जाएंगे। तो मुख्यतः 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला कौन सा होता है, साइन, कॉस, कोसाइन, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, सेकेंड, कॉस सेकेंड, और सबसे लास्ट में आता है कॉटेंजेंट। ये 6 जैसे 6 होते हैं, ये होते हैं ये क्या होते हैं 6 जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये इसके फलन होते हैं, ये इसके फंक्शंस होते हैं। मतलब इन्हीं के हिसाब से, इन्हीं के अनुपात में हम ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल होगा वो इनके हिसाब से लिया जाता है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे बताया था आपको कि कोई त्रिभुज, अब जो ये एंगल लिया जाता है इसका कोई फलन तो हमें देना ही पड़ेगा। तो इस फलन के लिए 6 प्रकार के दिए जाते हैं, जो फलन इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। यही सारे फलन लगा के आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 फलनों पे बेस्ड है। इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं लिखे जाते हैं क्योंकि बड़े लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर इतने बड़े लिखेंगे तो आधा पेज तो इसी में भर जाएगा। तो उसके हिसाब से इसे छोटा करते हैं। तो साइन को लिखते हैं साइन, कॉस को लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को लिखते हैं टैन, और सेकेंड को लिखते हैं सेक, इसे लिखते हैं कॉसेक, और इसे लिखते हैं कॉट। ये 6 होते हैं शॉर्ट फॉर्म। यही आपको याद करना है, पूरा फॉर्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, इनके आगे फंक्शंस, और आपको ऐसी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या। तो मतलब कोई चीज़ मुँह के कह देने से थोड़ा नहीं होता है कि कुछ हमने कह दिया वो हो गई। तो मतलब अब हमें इसे सिद्ध करके भी दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये होता भी है ऐसा कि नहीं होता है। जिसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहले ट्रायंगल की तीनों भुजाओं के नाम दिए गए हैं, उनका नाम भी हमें समझना पड़ेगा, कैसे याद करेंगे उनको, सबकी भी ट्रिक होती। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये ट्रायंगल ABC, हमने शुरू से आपको बताया कि एंगल B जो है 90 डिग्री होता है,
और इसे हम थीटा मान लेते हैं। अब चालू करते हैं। तो जो एंगल बी के सम्मुख भुजा जो होती है यानी ए सी को कहा जाता है कर्ण। एसी को कहा जाता है कर्ण। कर्ण इसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी अगर नहीं आता हो तो याद कर लेंगे, या फिर आप लोग भी हिंदी वाले भी पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी आ जाता है। तो इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो एंगल थीटा के सम्मुख भुजा होती है, एंगल थीटा के सम्मुख भुजा आपको कौन सी दिख रही है? सी और बी। तो सी बी, सी बी को कहते हैं लंब। और फिर जो आधार भुजा होती है एक, इन दोनों भुजाओं को छोड़ के जो एक बची हुई भुजा होती है ए और बी, इसे हम आधार भुजा कहते हैं। उसका नाम भी आधार ही रहता है। तो इसे ए बी, इसे हम कहते हैं आधार। अब आप लोगों को नाम पता हो गए, कैसे पहचानेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो एंगल 90 बी के जो सम्मुख भुजा ए सी होती है इसे कर्ण कहते हैं। ए के सम्मुख भुजा जो होती है सी बी, इसे हम लंब कहते हैं। और ए बी जो आधार भुजा होती है उसे आधारी कहते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि इसकी व्याख्या कैसे करें हम। कोड तो जरूरी फिर से बनाना पड़ेगा, तो मैं फिर से बना रहा हूँ। ए बी और ये सी, बी 90 डिग्री और ये कोई भी कोण थीटा। अब हम शुरू करते हैं। तो जो कोण होता है, जो एंगल ए है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी होती है? सी बी। और ये हम जानते हैं कि ये कौन सी भुजा होती है? लंब। ये होती है लंब, ये होती है आधार, और ये कर्ण। अब हम सबसे पहले साइन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला फलन हमने कौन सा माना था? साइन। तो सबसे पहले सिद्ध करना भी हम किसे शुरू करेंगे? साइन को। तो हम जानते हैं कि जो एंगल ए, क्योंकि इसमें न्यून कोण जो है वो थीटा है, तो थीटा ए। अब इसकी ये देखिएगा एक खास चीज़, जिसमें देखिएगा कि जो सी बी और ए सी, यानी कि जो एंगल 90 डिग्री जो एंगल है, इसके सम्मुख भुजा और एंगल थीटा यानी एंगल ए जो है, इसके सम्मुख भुजा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। कैसे? देखिएगा आप, साइन थीटा बराबर लंब, लंब का कितनी है? सी बी बटे, मैंने क्या बताया? एंगल बी के सम्मुख भुजा कर्ण। कर्ण कौन सी है? ए सी। ऐसा भी लिख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण, इसे कहते हैं साइन थीटा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें जरूर कंफ्यूज कि थीटा क्यों लगाया गया है, साइन क्या है और कहाँ से क्या आया। तो वो मैं बता रहा हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या पढ़ा था, कि जो थीटा जो इसका फलन होता है, फलन यहाँ पर क्या है? साइन। ये फलन है जो हमने थीटा के साथ जोड़ा, जो कि इनकी दोनों भुजाओं और थीटा का एंगल, इनके बीच में परस्पर संबंध स्थापित कर रहा है कि नहीं स्थापित कर रहा है? मतलब ये देखिए, थीटा के कोई भी एंगल हो सकता है 90 डिग्री, मतलब 90 से कम ही होगा, 70, 75, 80, 85 कोई भी होगा। इसके और इन दोनों भुजाओं के बीच में देखिए संबंध स्थापित कर रहा है, यानी इनको अगर हम मान पुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा, एक चर राशि देगा जिनकी वैल्यू हमें पता होगी। इसलिए हम इसे साइन थीटा लिखते हैं, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है? इस थीटा का फलन है साइन, इस थीटा का फलन है साइन। अब हमने बात कर ली साइन। अच्छा, जो एक हमने आपको बताया था कॉसेक, एक हमने आपको पहले बताया था कॉसेक। तो जो कॉसेक थीटा होता है वो इसका व्युत्क्रम होता है, मतलब इन्वर्स होता है। यानी अगर ये सी बी बटे ए सी है तो वो ए सी बटे सी बी हो जाएगा। जैसे कि अभी आप ये देखिए, अब ये हो जाएगा ए सी बटे सी बी, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे
लंब। ये इसका व्युत्क्रम होता है साइन का, यानी अब हम अगर साइन पढ़ेंगे तो उसका व्युत्क्रम कॉस आ जाएगा, ऐसे कॉस पढ़ेंगे तो उसका व्युत्क्रम भी कुछ होगा, टैन पढ़ेंगे तो उसका भी व्युत्क्रम कुछ होगा, यानी ये 3 स्टेप में आपके 6 अनुपात सॉल्व हो जाएंगे। अब ये बहुत आसान चीज़ है क्योंकि हमें 6 की जगह पे 3 ही पढ़ने पड़ेंगे, बाकी एक दूसरे का अनुपात होता है तो वो आपको दिख ही रहा है। और अब हम बात करेंगे इसके दूसरे फलन। हम साइन की तो बात कर ही चुके हैं, अब बात करते हैं कॉस की। तो कॉस, ये दूसरा फलन होता है कॉस। और जब कॉस की बात करेंगे तो कॉस क्या होता है, जैसे कॉस थीटा। अब आप ये जान ही गए कि थीटा क्या है, कॉस क्यों लगाएगी इसके साथ, ये हमने कायदे से बता दिया। तो इसके बाद कन्फ्यूज होगा, जो भी कन्फ्यूज हो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, तो मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। अब ये लंब और आधार यानी कि एंगल ए के सम्मुख भुजा और आधार का अनुपात कॉस कहलाता है। तो यानी कि लंब नहीं गलत हो गया वो, आधार और लंब का अनुपात। तो यानी आधार क्या होगा, आधार बटे कर्ण बराबर, आधार क्या है यहाँ पे, ए बी बटे ए सी। इसका जो अनुपात होता है इन दोनों भुजाओं का, ये कहलाता है कॉस। इसका फलन कॉस होता है इन दो भुजाओं का। इस थीटा के सापेक्ष अगर देखेंगे तो ए बी यानी आधार और कर्ण का अनुपात जो कहलाता है वो कहलाता है कॉस। इसका फलन कॉस होता है। कॉस मैंने बताया कि एक बताएंगे तो दूसरा आपको एक फलन इसका व्युत्क्रम मिल जाएगा। तो कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, सेक थीटा। मैंने बताया व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। ये होता है कॉस का फलन। अब जो अगला फलन बताएंगे वो बताएंगे आपको हम टैन का, क्योंकि वो लास्ट फलन बचेगा और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रो तो खत्म ही हो जाएगा। अब आपको पता टैन, हमारा टैन ये लास्ट फलन बचता है। तो टैन थीटा की बात करते हैं एंगल ए के सापेक्ष में। तो टैन इसका फलन क्या होगा, टैन का फलन क्या होता है, लंब। लंब, अब ये ना सोचिएगा कि ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं कुछ। तो लंब बटे आधार, आधार क्या है, लंब यहाँ पे क्या है, बी सी अपॉन ए बी। ये टैन का फलन क्या होता है, एंगल ए यानी थीटा के सम्मुख वाली जो भुजा लंब सी बी, थीटा के सम्मुख वाली भुजा सी बी और आधार का अनुपात क्या कहलाता है, टैन का फलन कहलाता है। यानी इसमें भी थीटा को हम बी सी और ए बी के सापेक्ष अगर निकालें थीटा का मान तो वो निकल आएगा। अब मैंने दूसरी चीज़ बताई थी, अब एक फलन बचता है, वो क्या बचता है, कॉट। तो कॉट थीटा क्या बताया था हमने, इन्वर्स हो जाएगा। तो फिर ये फिर उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी ए बी अपॉन बी सी। आपको सबके सूत्र तो पता चल ही गए कि टैन कॉट सबके। तो अब एक बार बेसिक शुरुआत की बात कर लेते हैं। हमने साइन क्या बताया था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर और टैन थीटा बराबर। अब इसका क्या बताया था मैंने, लंब यानी सी और बी सी परपेंडिकुलर ए सी, मतलब हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या ए सी। कॉस क्या बताया था, आधार यानी ए बी बटे हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। लास्ट क्या बचता है यहाँ पे, टैन। टैन थीटा फलन क्या बताया था हमने, लंब यानी क्या होता है सी बी बटे आधार ए बी। ठीक,
तो ये हो गया चारों फलन। अब इन्हें याद कैसे करेंगे हम, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सूत्र होगा, सब बताएंगे आपको सारे टीचर। लाल बटे के ये जो सूत्र होता है, इससे हम इसे याद करने में आसानी रहती है। यानी ये साइन का ये होता है, टैन का ये होता है, और कॉस का ये वाला होता है। यानी कि L अपॉन के इज इक्वल टू साइन, A अपॉन के इज इक्वल टू कॉस, और L अपॉन ए इज इक्वल टू टैन। यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के बराबर, और लंब बटे आधार टैन थीटा के बराबर। ये एक सूत्र होता है जिसे याद करते हैं हम लोग। और इसी के साथ आपका इंट्रो ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और बात करेंगे आगे की इसकी जो बेसिक शुरुआत होती है क्वेश्चन की वो कहाँ से चालू होगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।